गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासेस शुरू करते हैं। पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने आत्मकथ्य से संबंधित कुछ पदों को पढ़ लिया था और आज आपके उससे संबंधित मतलब इस पाठ से संबंधित आपके 3 पद्य और बचे हुए हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। उसके पश्चात जितने भी सारे इसके पद हैं एक बार उसको फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा। तो चलिए अपने पद पे आते हैं। पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के माध्यम से उनकी प्रेमिका का वर्णन सुना था, अर्थात कि जो उन्हें वो सुख के पल प्राप्त हुए थे वो कैसे अचानक ही गायब हो गए। इसका उन्होंने अपना प्रेमिका के माध्यम से उसका वर्णन किया है, अर्थात कि अपने सुखों की संज्ञा उन्होंने किस शब्द से की है? प्रेमिका शब्द से की है। कल हम लोगों ने देखा था, कल हमारा यहाँ तक खत्म हो गया था। अब हम आगे की पंक्ति पे आते हैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो सबसे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा उनकी प्रेमिका के संग बिताए क्षणों की या बिताए समय का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात हम व्याख्या पे आएंगे। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल, जिन्हें याद करके आज कवि अपने इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात कि उसकी स्मृति पाथेय बनी। उसकी स्मृति पाथेय बनी मतलब कि प्रेमिका की जो स्मृति रूपी संसार थी वह थके पथिक की पंथा बनी। जैसे कि कभी आप रास्ते में जा रहे होते हैं, अत्यधिक थक गए होते हैं, यदि आपको वहाँ पे कोई सहारा मिल जाता है तो आप उसके माध्यम से अपने राह को, जैसे कि किसी पथिक को, जो भटका हुआ पथिक होता है, उसे अपने मार्ग पे जाने के लिए यदि उसे सही रास्ते का मालूम चल जाता है या फिर उसे सही रास्ता मालूम हो जाता है तो वह उसी रास्ते के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो कवि है वह इसी स्मृति रूपी संसार को माध्यम बनाकर अपना जीवन जी रहा है। तो कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ खूबसूरत पल बिताए थे, सुंदर पल बिताए थे, आज उन्हीं यादों के माध्यम से वे इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा वही यादें ही हैं। सिवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, अर्थात कि और हे मित्रगण, फिर वो अपने मित्रों से कहते हैं, इस प्रकार मेरी
आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुदेरना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। इस लाइन में देखिए कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि क्या तुम जो मेरी यादें सोई हुई हैं क्या तुम उसे जगाना चाहते हो, उसे जगाकर क्या तुम मेरी जो भूली हुई यादें हैं उनको खुदेरना चाहते हो, अर्थात कि जिन यादों से मैं बाहर आ चुका हूँ, जो अब यादें कभी घाव हुआ करती थी आज वे सूख रही हैं, तो क्या तुम उसको देख के उसे पढ़कर क्या तुम उन घावों को फिर खुदेरना चाहते हो। मेरी कंथा देखोगे क्या मेरी कंथा की, क्या तुम मेरे उस सुंदर क्षण को उधेड़ना चाहते हो, अर्थात कि कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे और मेरे प्रेमिका के मध्य जो वो खूबसूरत पल रहा है उस पर आपने ऊपर पढ़ा हुआ था कि उस पर सिर्फ किसका अधिकार है, सिर्फ मेरा ही अधिकार है, जिसके माध्यम से मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और वही एक माध्यम है जो कि मुझे अपने जीवन को जीने में सहारा प्रदान कर रही है। क्या तुम उसे भी मेरी आत्मकथा के माध्यम से पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को खुदेरना चाहते हो और उन यादों को क्या तुम उसको आप बोल सकते हो कि उसको तार तार अर्थात कि क्या तुम उन यादों को बिखेर देना चाहते हो। कवि यहाँ अपने मित्रों से प्रश्न कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं अपनी अगली पंक्ति पे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या लिखा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो संदर्भ पे आएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में जयशंकर प्रसाद की महानता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद की महानता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। कवि लिखते हैं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज लिखूं। कवि स्वयं को क्या यहाँ बता रहे हैं कि उनका जीवन बहुत छोटा सा है। जीवन छोटा होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपकी उम्र कम हो। ये यहाँ पे देखा गया है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु शीघ्र ही हो गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मृत्यु के पश्चात ये लिखा था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये मृत्यु के पहले लिखा था। जीवन छोटा होने का मतलब कि यदि आप ज़िंदगी भर जी लिए और आपने कोई काम नहीं किया तो वो माना जाएगा कि आपका जीवन बहुत ही छोटा था। किंतु आप कम उम्र में ही यदि बड़े कार्य करते हैं, किसी अच्छे कार्य को करते हैं, तो माना जाएगा कि आपका जीवन बहुत बड़ा है। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि मेरे अनुसार, मतलब कवि के अनुसार, उनका जीवन क्या था, बहुत सरल और सादगी से भरा हुआ था। वह स्वयं को बहुत तुच्छ मानते थे। लिखा है ना, छोटे से जीवन की, वे अपने जीवन को बहुत तुच्छ मानते थे और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे खुद की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं लिखो, जिससे कि वे अपने बारे में कुछ भी बड़ा लिख सके। अर्थात कि कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन बहुत सरल और सादगीपूर्ण था। मैंने अपने जीवन में शायद ही ऐसा कोई कार्य किया हो जिसकी बड़ी बड़ी गाथाएं मैं लिख सकूं। आप यहाँ देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो
सुप्रसिद्ध ना हुई हो, उनकी सारी रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। अगर एक सामान्य व्यक्ति इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने आप में एक घमंड लेके आता है, किंतु इन्होंने इतनी सारी रचनाएं देने के बावजूद भी स्वयं को क्या बोलते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी बड़ी बड़ी गाथाएं ये लिख सके। तो यहाँ पे ये इनकी बातें 100% गलत है, क्योंकि ये स्वयं के मुख अपना बखान नहीं करना चाहते थे। तो ये यही लिखते हैं कि मेरा जीवन बहुत सरल और सादगी भरा है, मैं अपने को या मैं बहुत तुच्छ मनुष्य हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि मैं अपनी बड़ी बड़ी गाथाओं को लिख सकूं। इसीलिए क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? इसीलिए क्या यह सही नहीं है? क्या यह अच्छा नहीं है? क्या यही नहीं अच्छा होगा कि मैं जिन महापुरुषों की गाथाओं को सुना हूँ उनको सुनकर ही मैं मौन हो जाऊँ? अर्थात इसलिए वे चुप रहना ही उचित समझते हैं और औरों की गाथाओं को सुनते हैं। अर्थात कि वे कहते हैं कि शायद मेरे लिए चुप रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि औरों की गाथाएं जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। तो इससे अच्छा है कि मैं औरों की गाथाएं ही सुनूं और चुपचाप उन गाथाओं को सुनता जाऊं। मतलब कि इतने महान प्रसिद्ध व्यक्ति के मुख यदि यह बातें निकलती हैं तो यहाँ स्पष्ट हो ही जाता है कि वे वाकई में बहुत ही महान व्यक्ति रहे होंगे। अब आते हैं हम अपने अगले पद पे। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा अपने मित्रों से प्रश्न करने का वर्णन किया गया है। लाइन है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। यहाँ पे कवि अपने मित्रों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी सुनकर क्या तुम भला करोगे, अर्थात कि तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर भला क्या करोगे, क्योंकि मेरी जो आत्मकथा है वह बहुत ही सीधी सादी है। अर्थात कि उसमें किसी तरह की रोचकता नहीं है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मतलब जो सोच के तुम लोगों ने मुझे कहा कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि तुम उसे सुनकर कुछ भी आनंद प्राप्त कर पाओगे। उसमें तुम्हारे लायक या तुम्हारे काम का तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य किया ही नहीं जिसका मैं वर्णन कर सकूं। अब समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझसे अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। अर्थात अब समय नहीं, अब मेरे पास वह समय नहीं है कि मैं फिर से अपने दुखों को याद करूं, उन्हें लिखूं। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही समझाने पे या समय के अनुसार वह अब शांत हो गई हैं। मैं नहीं चाहता कि फिर से वह सारे क्षण मेरे सामने आए जिससे मैं कभी बहुत दुखी हुआ करता था। ना ही मेरे में अब वह शक्ति रह गई है कि मैं अब उन दुखों को लिखूं। तो यहाँ पे आपका ये पद समाप्त होता है। चलिए इन सारे पदों को मैं फिर से दोहरा देती हूँ और आपके नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपके क्वेश्चन आंसर को करवा दूंगी। तो चलिए हम आते हैं अपने पहले पद पे। हमारा पहला पद आ गया,
मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो सबसे पहले हम संदर्भ पे आएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथ्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में कवि ने यहाँ या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। व्याख्या में आप लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं बताया जाएगा आपको क्योंकि इसको बता गया है, ये आपको तीसरी बार बताया जा रहा है। तो इन शॉर्टली आपको रिवाइज के लिए मैं इन्हें बता दे रही हूँ कि यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। मधुप मीन्स क्या होता है? भौरा। कि यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे। अर्थात कि जब कवि से उनके मित्रगण कहते हैं कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, तो उनका जो मन था वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह अपने जीवन की कौन सी गाथा लिखे, क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ कवि यही बताना चाह रहे हैं कि वो जब एकांत में बैठकर सोच रहे थे कि वो अपने बारे में क्या लिखे, तभी उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक वृक्ष है जिसके पत्ते टूट टूट के गिर रहे हैं। वह वृक्ष जो कभी पत्तों से लदा हुआ था, आज वह खाली होता जा रहा है। अर्थात कि दुख और सुख का संगम तो सबके जीवन में है, ऐसा कोई विशेष नहीं है जो कि मैं इस गाथा में लिख सकूं। क्यों? क्योंकि यह जीवन नश्वर ही होना है, तो मैं अलग से अपने बारे में क्या लिखूं। उनका जो मन रूपी भौरा है वो यही सोच रहा है। अगले पद पे आते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जैसा कि आपको संदर्भ और प्रसंग इसका बताया जा चुका है, तो मैं सिर्फ अब आपको व्याख्या बताती चली जाऊंगी। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, लिखा है ना अनंत नीलिमा, यह जो नीला आकाश है वो अनंत तक फैला हुआ है। उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन की गाथा लिखी है। असंख्य लोगों से तात्पर्य कि असंख्य महापुरुषों ने अपने जीवन की गाथा लिखी है। किंतु जब मैंने उनके जीवन से संबंधित अध्यायों को पढ़ा, तो मुझे यह मालूम हुआ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मैं अपने बारे में लिखूं। यदि मैं अपने बारे में कुछ भी लिखता हूं तो मैं अपनी ही हंसी उड़ाऊंगा। अगले पे आते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करते हैं कि या यह प्रश्न करने के लिए विवश हो जा रहे हैं कि क्या तुम यह चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलता को लिखूं, अर्थात कि मैंने अपने जीवन में क्या दुख पाया है, मेरे जीवन में क्या अभाव रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उन अभावों को अपनी आत्मकथा में लिखूं, जिन्हें पढ़कर
तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा ही मजाक उड़ाओगे। लिखा है ना, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। जब तुम यह देखोगे कि मेरे जीवन की जो गगरी है वह खाली ही रह गई है, तो तुम इसे पढ़कर मेरा मजाक ही उड़ाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा में यही लिखूं? तो यहाँ प्रसंग क्या होगा कि कवि द्वारा अपने मित्रगणों से प्रश्न पूछने का वर्णन किया गया है। अब अगले पद पे हम आते हैं अपने। लाइन है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो वही अभी चल रहा है। तो यहाँ पे कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा का लिखने का आग्रह किया था, अर्थात कवि कहते हैं कि जो मेरे मित्र मुझे प्रोत्साहित किए कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, या उन्होंने जो आग्रह किया था कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो कवि उनसे यही कहना चाहते हैं कि मेरी आत्मकथा को पढ़कर और जब तुम मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली देखोगे तो कहीं तुमको ऐसा ना लगे कि ये जो मेरा दुख है, ये जो मेरे दुखों का कारण है, इसे कहीं तुम यह ना समझो कि मैं ही इन दुखों का कारण हूँ। अर्थात कि वे अपने मित्रों से कहते हैं कि जब तुम मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को इसका कारण मान लो। अर्थात कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसको अपना कारण मानो और तुम यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरा जीवन रूपी गगरी खाली किया है। आगे आते लाइन, कवि यही कहना उसमें चाह रहे थे कि यदि मैं अपने जीवन के अभाव को लिखता हूँ तो तुम पहले तो उसे पढ़ के हंसोगे, किंतु जब तुम्हें यह ज्ञात कहीं यह न ज्ञात हो जाए कि यह मेरा जो जीवन रूपी गगरी वह खाली है, वह तुम्हारे ही कारण खाली है, कहीं तुम इसको स्वयं का कारण न मान लो, तो यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। आगे का जो पद है वो है, यह विडंबना अरे सरलते मेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ पे कवि के का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिनसे उन्हें बहुत कष्ट भी सहना पड़ा था, किंतु उन्हें अपने इस स्वभाव पर कोई भी मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक उड़ाना नहीं चाहते। कवि यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा स्वभाव जो सरल है और इसी सरल स्वभाव के कारण मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया और जिससे मुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, किंतु मैं ये नहीं चाहता कि जब मैं अपनी आत्मकथा में यह बात लिखूं कि हाँ मुझे धोखा ही मिला है, किंतु मुझे अपने स्वभाव पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शायद यह बात यदि आप जानो तो आप मेरा मजाक उड़ाओगे और मैं यह नहीं चाहता कि मेरे इस स्वभाव का कोई मजाक उड़ाए। आगे वे लिखते हैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जो मैंने भूले की हैं या जो लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वह किसी और को बताऊँ। क्योंकि मुझे वो मेरे सरल स्वभाव के कारण प्राप्त हुआ है और मैं अपने सरल स्वभाव पे शर्मिंदा नहीं हूँ। कहीं जब यह लोग सुनेंगे कि मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहा तो लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। इसी कारण मैं आत्मकथा में कुछ भी नहीं लिखूंगा। अगले पद पे आते हैं अपने। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते
होने वाली उन बातों की। तो यहाँ पे कवि के सुखों का वर्णन, कवि ने अपने सुखों का वर्णन किया है या अपनी प्रेमिका के संग बिताए हुए क्षणों का वर्णन किया है। तो लिखा है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि के अनुसार वो रातें जब वो अपनी प्रेमिका के संग थे, वो रातें बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने अपने प्रेमिका के साथ बिताए थे। वो उनके साथ हंसना, लिखा हुआ है आपके कि अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अर्थात कि उनके साथ हंसना तथा उनके साथ वह मधुर बातें करना। वो सारी बातें क्या थी, मेरे और मेरे प्रेमिका के मध्य थी। मैं उन बातों को भला क्यों किसी को बताऊं, क्योंकि वह मेरा निजी अनुभव है और जो मेरी पूंजी है, मतलब जो मेरा यह निजी अनुभव है वह तो मेरी अपनी पूंजी है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। भला मैं इन बातों को किसी और को क्यों बताऊं, क्योंकि इस पे केवल मेरा ही अधिकार है। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा में ऐसी कोई बात नहीं लिखूंगा जिससे कि उन्हें मेरे और मेरी प्रेमिका से संबंधित किसी भी क्षणों का ज्ञात हो। आगे की लाइन पे आते हैं हम। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन भर मैंने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर मैं जग जाया करता था, जब उन सपनों को वास्तविक रूप में अनुभव करने के लिए मैंने अपने आँखें खोली तो न जाने वो सुख कहाँ चला गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात कि जिन सुख को मैं गले में लगाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वह मुस्कुराते हुए और पीछे को भाग गई। अर्थात कि जीवन भर मैंने जिन सुखों को अनुभव करने के लिए अपने इन क्षणों को व्यतीत कर दिया, या फिर जिन सुखों का अनुभव मैं अपने सपनों में प्रतिदिन किया करता था, वह स्वप्न अब आँख खुलते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। जैसे ही मैं उन सुखों को गले लगाने के लिए या अपनी प्रेमिका को गले लगाने के लिए, यहाँ पे सुख और प्रेमिका दोनों एक ही शब्द है, इन्होंने प्रेमिका शब्द का प्रयोग सुख के लिए किया है। तो जब मैं अपने सुख रूपी प्रेमिका को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा तो वह मुस्कुराते हुए भाग गई, अर्थात कि स्वप्न से जागृत अवस्था में आने पर वह सुख न जाने कहाँ पे चला गया। अगले पद पे आते हैं अपने हम। अगली लाइन है, जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो यहाँ प्रसंग में आपका चेंज हो गया था कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा उनकी प्रेमिका का वर्णन किया गया है। उसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रेमिका के जो गाल हैं वह अत्यधिक लाल हैं, जिसकी सुंदरता को देखकर कोई भी व्यक्ति मतवाला हो सकता है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जब प्रातःकालीन उषा थी, वह भी अपनी लालिमा मेरी प्रेमिका के गालों से ही उधार लेती थी, अर्थात कि जो प्रातःकाल जो लालिमा दिखाई देती है वह मेरी प्रेमिका के माध्यम से ही उसे प्राप्त हुई है। अब हम अपने अगले पद पे आते हैं। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीजवन में उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की।
कवि यहाँ कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करके आज मतलब मैं कवि अपने लिए संबोधित कर रहे हैं कि मैं इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और उनके जीवन का सहारा वह एकमात्र यादें ही हैं। तो क्या हे मित्र, तुम उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को तुम फिर से खुदेरना चाहते हो, उन्हें फिर से तुम उधेड़ना चाहते हो, अर्थात कि जिन यादों को मैं भूलना चाहता हूँ क्या तुम उन्हें मुझे बार बार याद दिलाना चाहते हो। अगली लाइन बताते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि मेरा जीवन बहुत सरल और सादगी से भरा हुआ है। मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, तुच्छ मनुष्य हूँ। मैंने अपने जीवन में न जाने कितने ही महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, उनकी कथाओं को देखा है और सुना है, लेकिन जब मैं अपने कथा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यह ज्ञात होता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसी कोई चीज़ें की ही नहीं जिससे कि मैं बड़ी बड़ी गाथाओं को लिखूं। अर्थात इससे अच्छा यही होगा कि मैं उन महापुरुषों के कथाओं को सुनूं और मौन रहूं। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत महान व्यक्ति थे, किंतु यहाँ पे उन्होंने अपनी महानता को नहीं बताया है। अगली पंक्ति पे आते हैं जो कि हमारी लास्ट पंक्ति है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि यहाँ अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर भला क्या करोगे, क्योंकि मैंने जीवन में ऐसा कोई भी महान कार्य नहीं किया है जिससे सुनकर तुम्हें तनिक भी रोचकता होगी। अर्थात कि तुम्हें इसमें मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुनकर तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। अब मेरे जीवन में जो सारे दुख थे वो अब शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। क्योंकि मैं अपने दुखों से बहुत दुखी था और अब मैं नहीं चाहता कि मैं उन दुखों को फिर से याद करके दुखी हूँ। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए मुझसे निवेदन ना करो। अगर मैं लिख भी देता हूँ तो तुम्हें उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारे लायक उसमें ऐसी कोई भी रोचकता नहीं है जिसे सुनकर तुम खुश हो पाओगे। उसके विपरीत मुझे ही दुख होगा। क्योंकि मैं अपने दुखों को फिर से लिखना नहीं चाहता हूँ जिसे मैंने झेला है, और ना ही अब मेरे अंदर शक्ति है कि मैं लोगों द्वारा किए गए अपने अपमानों का वर्णन फिर से करूं। तो यहाँ पे ये पाठ आपका समाप्त होता है जिसमें कि कवि की आत्मकथा का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि कवि का जो जीवन था वो दुख और निराशा से भरा हुआ था। कवि ने अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत किया, उन्होंने आत्मकथा कब लिखी, कहाँ प्रकाशित हुई, इन सारी बातों का वर्णन आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रेमचंद की हंस पत्रिका में कवि की ये आत्मकथा लिखी गई थी और यह आत्मकथा उन्होंने अपने मित्र के आग्रह करने पर लिखा था। किंतु जब वे अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें यह ज्ञात होता है कि यह जीवन तो इस पेड़ से गिरे हुए पत्ते की भांति नश्वर है, अर्थात कि इन पत्तों का गिरना नश्वरता का प्रतीक है। तो मैं भला अपने जीवन में कुछ भी लिखकर कुछ सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे यदि मैं कुछ लिखता भी हूँ तो मुझे लिखते समय जब मैंने और महापुरुषों के
आत्मकथा को देखा या उन्हें जब पढ़ा तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि इसमें मेरे आत्मकथा, अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो यहाँ मेरा ही अपमान होगा, अर्थात कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जिससे कि मुझे कोई भी कीर्ति प्राप्त हो सके। मेरे जीवन में केवल अभाव और दुर्बलता ही रही है। तो यहाँ पे कवि ने यही सारे वर्णन किए हुए हैं। यहाँ आपका पाठ खत्म हुआ है। अगले की क्लासेस में मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर होंगे वो करवा दूँगी और आपका ये पाठ यहाँ चौथा पाठ खत्म हो जाएगा। फिर हम अपने अगले पाठ पे आएंगे, 5वें पाठ पे, जो कि छायावाद के ही कवि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसे कॉपी में लिखते भी जाइए, जिससे कि स्कूल खुलने पे आपको ही सहज होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।